सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस में आप सभी को भारत के बारे में जाननी चाहिए और मुख्यतः भारत के जो सबसे उच्च पद है राष्ट्रपति, इनके बारे में आपके पास पूरी डिप्थ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो पर हम ये समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद है हमारे लिए और क्यों राष्ट्रपति बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे तो अमूमन कहा जाता है कि राष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ एक नाम मात्र होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति पद एक बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, आइए समझते हैं इस वीडियो पर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। और चुनाव को समझने के लिए आप अगर इसे याद रखना चाहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आप क्या करो, आप कल्पना करो कि राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़े हुए हो। तो राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये तुरंत आएंगे। तो सबसे पहली योग्यता जो ये है कि आप लोकसभा के सदस्य बनने के लायक हो। तो अब अगर लोकसभा के सदस्य बनने के लायक हो तो आपको भारतीय नागरिक होना ही पड़ेगा। आपकी एज लिमिट वहाँ पर थोड़ी अंतर होती है और यहाँ राष्ट्रपति में थोड़ी सी अंतर होती है, बाकी कोई अंतर नहीं है अब योग्यताओं पर। अब योग्यताओं से जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर क्या अलग बात आती है लोकसभा के मेंबर से। यहाँ पर जो आपकी नॉमिनेशन फ़ी होती है, जो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है। ये 15,000 रुपये होती है, जो वहाँ पर कम थी। और यहाँ पर आपको 100 लोगों का समर्थन चाहिए। अब इनके बाद आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद इलेक्शन लड़ोगे। तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कौन वोट देगा, किससे बोलने जाओगे वोट? मुझे तो नहीं बोलने वाले हो ना कि आप मुझे वोट दो, ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि मैं वोट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट का जो वोट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जैसे कोई एमएलए एमपी का वोट होता है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन प्रधानमंत्री को अगर चुनना होता है तो वो इनडायरेक्ट होता है। बिल्कुल उसी तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति के बारे में। फिर यहाँ पर यह सवाल आ सकती है कि इतना महत्वपूर्ण पद है, फिर ये अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव की इनकी जो कार्य है वो अप्रत्यक्ष ही होती है, डायरेक्ट नहीं होती है, मतलब सीधे जनता को इनके कार्य प्रभावित नहीं करती है। इसलिए इनके चुनाव पर बहुत ज़्यादा खर्च करना कोई बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। इसलिए जो चुनाव का प्रणाली था उसमें ये रखा गया कि प्रेसिडेंट की या राष्ट्रपति की जो चुनाव होंगे वो चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से की जाएंगी। तो अब यहाँ पर ये सारी डिटेल्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं कि आपको कौन वोट कर सकता है। आपको वही वोट कर सकता है जो चुनाव जीत कर आया हुआ। ऐसा नहीं कि जिन्हें कोई प्रेसिडेंट, या अगर आप ही प्रेसिडेंट रह चुके हो तो आपने उसे चुना हो तो वो आपको वोट नहीं कर सकता, या फिर कोई आपसे पहले कोई और प्रेसिडेंट रह चुका है, उन्होंने किसी को मनोनीत तरीके से लाए हुए हैं तो वो भी वोट नहीं कर सकते, बाकी सभी वोट कर सकते हैं। तो अब सभी मतलब हर जगह से आके नहीं, मुख्यतः 3, पहली जो होंगे दोनों सदन, फिर राज्यों के सदन विधानसभा, और तीसरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से। अब दूसरा जो बिंदु है राज्य वाला, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सीधे वोट काउंट होंगे, उस राज्य की जनसंख्या से उस राज्य की एमएलए को डिवाइड करी जाएगी, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करी जाएगी, फिर जो परिणाम निकल के आएगी उस परिणाम को एज अ वोट काउंट किया जाएगा। इससे हर राज्य की अलग अलग होंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बातें आएंगी, इस तरीके से आप राष्ट्रपति बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद मतलब जैसे आप चुनाव जीत गए तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत राष्ट्रपति बन जाओगे। यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं, इन्हें आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशंस कि आप अगर किसी लाभ पद पर हो, अभी भी लाभ पद पर, कैसे लाभ पद पर रहा जा सकता है, लाइक आप वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हो, तो ऐसे कुछ पद हैं जिन पर रह सकते हो, तो इससे आपको त्याग करना पड़ेगा और इसे त्याग करने के बाद ही आप राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर सकते हो। और कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इसे नहीं मानोगे। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति की फैसिलिटीज़ होती है वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी एक कंडीशन स्टार्ट हो गई कि जब से उन्होंने ज्वाइन करी और जब तक उनकी कार्यकाल समाप्त नहीं हो रही है तब तक उनकी फैसिलिटीज़ पे कमी नहीं करी जा सकती किसी भी हाल में। अब ये जो बेसिक डिटेल्स थी वो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की मुख्य कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति के मुख्य कार्य को आप याद रखने के लिए एक शब्द याद रख सकते हो, कवि विना कुछ आप कल आना बोल सकते हैं। तो इससे एक सेंटेंस बन गई, लेकिन आप तक ही जो कीवर्ड बोल सकते हैं, मुख्य वर्ड वो है, बाकी एक्स्ट्रा ऐसे ही है। तो कवि में जो क है, इसका का अर्थ है कार्यपालिका।
फिर वी, यहाँ पर वी का जो अर्थ है वो है वित्तीय, और फिर जो नेक्स्ट वी है, इस वी का अर्थ है वित्तीय, अगले वाले का था विधेयक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है बिना, ना, यहाँ पर न का अर्थ है न्यायिक, फिर जो नेक्स्ट आती है न के बाद का, कूटनीतिक, फिर सा सैन्य शक्ति, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आती है आप मतलब आपातकालीन। आपातकालीन प्रधानमंत्री के केस में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपातकालीन में कुछ अत्यधिक पावर प्रेसिडेंट के पास आती है, और इस पावर की वजह से वो पूरी एक तरह से इमरजेंसी लगा सकता है और हर चीज़ों को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अध्यादेश लाना, और अध्यादेश के साथ साथ वीटो पावर। अब अध्यादेश, ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर कभी ऐसी सिचुएशंस आ गई जिस सिचुएशंस में तुरंत कुछ संविधान में चेंज करना हो या तुरंत कुछ लॉज लानी है, और सदन के दोनों सत्र नहीं चल रहे हो, या दोनों में से एक सत्र चल रहा हो और एक नहीं चल रहा हो, तब उस वक्त राष्ट्रपति ये कर सकता है कि नए नियम ला सकता है, और वो उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से कानून काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसके बाद ये वीटो। वीटो में क्या होगी, मतलब वीटो में ऐसा नहीं कर सकता है कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, ये बिल एप्लीकेबल नहीं है। बस वीटो पे राष्ट्रपति ये कर सकता है कि उसे सुधार के लिए फिर से भेज सकता है, या फिर अनिश्चितकालीन तक उसे होल्ड में रख सकता है। लेकिन यही अगर अमेरिका होता तो अमेरिका के केस में ऐसा नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर वीटो के आधार पर रिजेक्ट किया जा सकता है, या फिर जो भी निर्णय देना हो वो 10 दिन के अंदर निर्णय मिल जाती है। तो इस तरह से अमेरिका में बिल्स बहुत ज़्यादा जल्दी पास होती है, और भारत में बिल के लिए थोड़ी लेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के पास कोई